हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट, और कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ नए टॉपिक की। जैसे मैंने लास्ट टाइम ही बताया था कि हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पे बात करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है यूपीएससी के लिए। उसी में सबसे पहला है नॉन स्पीकिंग आदेश, प्राकृतिक न्याय और नैसर्गिक न्याय। तीनों को कहीं ना कहीं एक साथ देख के जोड़ना चाहिए। जो प्राकृतिक न्याय है उसी को ही नैसर्गिक न्याय कहते हैं। लेकिन उसी में एक छोटी सी चीज़ आती है जिसे कहा जाता है नॉन स्पीकिंग आदेश। इसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी किसकी बात करेंगे हम लोग? नेचुरल जस्टिस, जिसे प्राकृतिक न्याय न्याय या नैसर्गिक न्याय कहते हैं। ध्यान रखना एक बात कि जो भारत का संविधान में उसमें कहीं भी प्राकृतिक न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक न्याय का उल्लेख कर देंगे तो हमारे संविधान की वैल्यू क्या रह जाएगी? हर चीज़ प्रकृति से डिसाइड होगी। ठीक है, हमारे मन से डिसाइड होगी, हमारे कर्मों से डिसाइड होगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो संविधान के ऊपर होती हैं, उसी की बात की जाती है नेचुरल जस्टिस की। ध्यान रखना। लेकिन हमारे संविधान में कहीं इसका भी जिक्र नहीं है, इतनी बात ध्यान रखना। लेकिन उद्देशिका अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 21 में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को प्राप्त करने में प्रयोग किया जा सकता है। क्योंकि इन तीनों में ना कुछ ऐसी बात कही गई है जहाँ चीज़ें क्या है, हमारे अभिव्यक्ति, हमारी आज़ादी, हमारी स्वतंत्रता की बात की जाती है। तो इस बात को ध्यान रखना है। उद्देशिका अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के तहत जो भारत में क्या है, नेचुरल जस्टिस है, मतलब प्राकृतिक न्याय है या नैसर्गिक न्याय है, उसकी अवधारणा को पूर्ण किया जा सकता है, उसके लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। अगर आगे बात करें, प्राकृतिक या नैसर्गिक न्याय का अर्थ होता है निष्पक्ष न्याय। निष्पक्ष मतलब हम किसी के प्रति झुकाव देके कोई न्याय नहीं कर रहे हैं, चाहे वो सरकार हो, चाहे तो एक सिंगल आदमी। ठीक है, हम किसी की तरफ क्या हो रहे हैं, पक्ष नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ निष्पक्ष होके न्याय दे रहे हैं। अर्थात न्याय किया जाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह स्पष्ट और निष्पक्ष रूप से दिखाई भी देना चाहिए कि न्याय किया गया है। दोनों पक्षों का सुनना अनिवार्य है। कभी कभी न्यायपालिका भी अपने गुरूर में कुछ ऐसा काम कर जाती है जो नुकसानदेह होता है। जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे केसेस में ऐसा कभी कभी हो जाता है कि गलत निर्णय हो गए और इंसान 10 साल 15 साल जेल में बंद रहा, उसके बाद पता चला कि वह निर्दोष था। अब वहाँ पे न्यायपालिका की गलती क्या है? न्यायपालिका की गलती यही है, उसने नैसर्गिक न्याय पे ध्यान नहीं दिया, उसने नेचुरल जस्टिस पे ध्यान नहीं दिया, उसने दोनों पक्षों को सुना नहीं, उसने निष्पक्ष होकर बात नहीं की, उसने बस जल्दीबाजी में निर्णय दिया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो किस हिसाब से जो उद्देशिका है वो हमारे नैसर्गिक न्याय को आगे बढ़ाती है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, विश्वास एवं पूजा की स्वतंत्रता, मतलब धर्म, ठीक है, की स्वतंत्रता लोगों की निष्पक्षता सुनिश्चित करती है। ये कहाँ उद्देशिका में लिखा है? क्या लिखा है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, विश्वास एवं धर्म, मतलब पूजा की जो स्वतंत्रता है वो कहीं ना कहीं निष्पक्षता बताती है कि हम निष्पक्ष हैं भाई। हम सामाजिक अभिव्यक्ति भी चाहते हैं, हम आर्थिक राजनीतिक न्याय भी चाहते हैं, हम विचार, विश्वास और धर्म की आज़ादी भी देते हैं। तो ये क्या है? निष्पक्ष है। हम किसी को लेके ये नहीं कहेंगे कि तुम इस धर्म के हो तो तुम्हें ये नहीं करना, तुम इस धर्म के हो तो तुम्हें ये नहीं करना। तुम्हारा विचार क्या है उसकी पूरी इज्जत होगी, तुम्हारा विश्वास जो है उस पर हम अटल हैं। बस क्या करना है, आपकी जो स्वतंत्रता है उसको कभी भी खतरे में नहीं डालना है, क्योंकि आपकी स्वतंत्रता जब जब खतरे में पड़ेगी तो राष्ट्र की स्वतंत्रता खतरे में पड़ेगी, तो राष्ट्र आपके ऊपर युक्ति प्रबंध लगा सकता है। तो उद्देशिका की जो ये बातें हैं वो क्या कहती हैं? निष्पक्षता को दिखाती हैं। और जब भी कोई चीज़ निष्पक्षता को दिखाएगी तो वो क्या है? एक प्राकृतिक न्याय है, जो कि प्राकृतिक न्याय को सिद्धांत का आधार है कि नहीं? बिल्कुल है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 14। ध्यान रखिएगा, विधि के समक्ष क्षमता यह नागरिक या विदेशी सब पर लागू होता है, चाहे वो नागरिक हमारा हो या किसी देश का हो। लेकिन उसको विधि के समक्ष समान तो मानेंगे ही भाई। उसके अकॉर्डिंग हमें ये देखना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे ही देश में है और उसने अगर कुछ गलत किया है तो हमें ये देखना पड़ेगा उसने क्या गलती की है। उसकी बातें क्या ना सुने, सुनना जरूरी है। तो विधि के समक्ष जो क्षमता है या विधि के समान संरक्षण की जब बात की जाती है तो वहाँ पे नागरिक है या विदेशी है तो वहाँ पे उसकी बात ध्यान नहीं दी जाती कि आप हैं कौन। दिया खा यह जाता है कि आपने कृत्य क्या किया है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, हमारे
जो नैसर्गिक न्याय है उसकी अवधारणा को और मजबूत करता है, जैसा कि बृजनाथ गांगुली का जो मामला था उसमें देखा गया। तो बस ये मामला ध्यान रखिएगा, किस चीज़ को लेके, नैसर्गिक न्याय को लेके। अगली बात करते हैं अनुच्छेद 21। देखिए 21 क्या कहता है, ध्यान रखना, इसके तहत सुरक्षा केवल मनमानी कार्यकारी क्रिया पर ही उपलब्ध नहीं बल्कि विधानमंडलीय क्रिया के विरुद्ध भी उपलब्ध है। विधानमंडल क्रिया क्यों? क्योंकि विधानसभा या संसद कुछ ऐसा कानून बनाती है जो लोगों की आज़ादी छीनती है, तब भी तो वहाँ पे अनुच्छेद 21 के तहत रोक लगाई जा सकती है, क्योंकि वो मूल अधिकार का उल्लंघन है। हाँ सर, बिल्कुल ओके। तो 1978 में मेनका गांधी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को उचित एवं न्यायपूर्ण के आधार पर रोका जा सकता है, क्योंकि शरीर आपका है तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आपकी होगी। लेकिन अगर आप अपने जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप अपने आप को मृत्यु दंड देते हैं खुद से, जिसे आप कहते हैं सुसाइड, तो उस चीज़ को रोका जा सकता है उचित और न्यायपूर्ण होने के आधार पर। और ये इसीलिए माना गया है कि जो व्यक्ति क्या करता है, सुसाइड करता है, वो क्रिमिनल ऑफेंस है, मतलब एक तरह से दंडनीय अपराध है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद 21 ये बात कहता है। उसी तरह जो मेनका गांधी का मामला था उसमें उच्चतम न्यायालय ने यही बात कही कि भैया जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है वो तो है, लेकिन उचित और न्यायपूर्ण अगर है तो उस पर रोक लगाई जा सकती है। ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही। तो हाँ ठीक है, नैसर्गिक न्याय लेके चलते हैं, आपकी स्वतंत्रता आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन रोक भी लगा सकते हैं, ये भी ताकत हमारे पास है। तो कहीं ना कहीं हमने देखा उद्देशिका अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21, इसमें जो बातें कही गई हैं वो नैसर्गिक न्याय पे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, लेकिन फिर से वही बात, अगर नैसर्गिक न्याय किसी दूसरे की उल्लंघन करता है तो आपके ऊपर रोक लगाई जा सकती है। धर्म इतना आडंबर न फैलाए कि किसी की स्वतंत्रता ही खतरे में आ जाए, तब उस धर्म पे रोक लग जाएगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये जरूर लिखिएगा, अगर जगह मिल जाए तो। क्या लिखेंगे, 1948 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा तथा सिविल और राजनीतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 1966 में भी नैसर्गिक न्याय की कल्पना को स्वीकारा गया है। ठीक है, बस इतनी बातें ध्यान रखना कि अंतर्राष्ट्रीय जो कन्वेंशन था उसमें भी स्वीकार की हैं, और अंतर्राष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र का मानव अधिकार का जो सार्वभौमिक घोषणा पत्र है उसमें भी स्वीकार किया गया है। दोनों बातें ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। चलिए आइए, नैसर्गिक न्याय की आधुनिक संकल्पना में क्या इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, नैसर्गिक न्याय की जो आधुनिक संकल्पना है उसमें न्यायिक कार्यवाही ही नहीं बल्कि प्रशासनिक कार्यवाही को भी इसका उपयोग किया जाना चाहिए। इसके पहले क्या होता, मैंने क्या बताया, न्यायिक कार्यवाही, न्याय में क्या कहा गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या कही, अन्य कोर्ट क्या कहे, ट्रिब्यूनल्स क्या कहे, क्या वहाँ पे नैसर्गिक न्याय की ध्यान दिया गया। लेकिन आज के समय में, आधुनिक दौर में, प्रशासन को भी ये देखना है कि प्रशासन ने कार्यवाही करते समय नैसर्गिक न्याय की भावना को रखा कि नहीं, ह्यूमैनिटी को रखा कि नहीं, समाज में मनुष्य का जो स्तर है उसको ध्यान में रखा कि नहीं। नहीं तो पता चला अमानवीय व्यवहार हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, नैसर्गिक न्याय जो है उसके विरुद्ध है। अगर पुलिस आपको आके गिरफ्तार करती है तो क्या उसने आपके साथ जो नैसर्गिक न्याय होना चाहिए या आपके साथ जो मानवीय, जो एक तरह से मानवीय उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, क्या उसने वो प्रस्तुत किए। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो प्रशासनिक कार्रवाई है उसमें भी इसका उपयोग होना चाहिए। इसीलिए इसे कहा गया नैसर्गिक न्याय की आधुनिक संकल्पना। 2012 के अश्विन मेहता बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि नैसर्गिक न्याय का उद्देश्य न्याय सुनिश्चित करना है अतः इनके न्यायिक अथवा प्रशासनिक जांच में लागू किया जाना चाहिए। ठीक, तो आप ध्यान रखेंगे कि अश्विनी मेहता बनाम भारत संघ का जो मामला है इसके अंतर्गत जो प्रशासनिक और न्यायिक दोनों जांच को लागू किया जाना चाहिए। भूलना नहीं है, ध्यान रखना कि जो आधुनिक संकल्पना है वो क्या है। आगे बात करते हैं हम लोग, प्राकृतिक न्याय और नैसर्गिक जो न्याय है इसका जो अपवाद क्या है।
कि ऐसी कहाँ पे, ध्यान रखना यूपीएससी दोनों शब्दों में किसी एक का यूज करेगी, चाहे वो प्राकृतिक न्याय की बात करेगी चाहे नैसर्गिक न्याय, दोनों एक ही होता है। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, कहाँ ये लागू नहीं होता। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों में कहा है कि यहाँ नैसर्गिक न्याय के नियमों का पालन अनिवार्य नहीं है, उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक, जैसे नंबर 1, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले। अब देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत के ऊपर अगर कोई बात आएगी तो वहाँ नैसर्गिक न्याय ध्यान दोगे क्या? बिल्कुल नहीं। जैसे युद्ध या कोई और मैटर या आपातकालीन स्थिति, तो वहाँ पे नैसर्गिक न्याय को ध्यान नहीं दिया जाता। वहाँ जो राष्ट्र है उसकी सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट होती है। आगे, ऐसा मामला लोगों पर प्रभाव अधिक पड़ता हो प्रशासनिक कार्य से, जैसे भोपाल गैस त्रासदी। अब भोपाल गैस त्रासदी आ रही है तो वहाँ पे लोगों को बचाना है, लोगों को वो देना है, तो यहाँ नैसर्गिक न्याय नहीं देख सकते कि सबको लाभ दे रहे हैं कि नहीं, तुम्हारी बात सुन रहे हैं कि नहीं, है ना भाई, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि आपातकालीन स्थिति है, ध्यान रखिएगा। अगला, प्रत्यायोजित विधान के संबंधी जो संबंधित मामले हैं उससे, तो प्रत्यायोजित विधान से संबंधित जो मामले हैं वहाँ पे भी नैसर्गिक न्याय की कोई बात नहीं हो सकती है, ना ही उसका उल्लंघन माना जाएगा। जहाँ अनिवार्य रूप से तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत हो, तो ये 4 बातें सुप्रीम कोर्ट ने बताया है और इन्हीं 4 बातों को ध्यान रखना है कि ये नैसर्गिक न्याय के अपवाद हैं। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखना, बिल्कुल भूलना नहीं है, ध्यान रखना, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि जो नैसर्गिक न्याय है, नैसर्गिक न्याय के नियम का आधार इस बात पर ध्यान देना होगा कि कोई भी व्यक्ति अपने ही संबंधित मामले में निर्णायक नहीं हो सकता। कि हो तो हुलोलो मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट में ने ये कहा कि नैसर्गिक जो न्याय है ना, इसका आधार इस बात पे है कि कोई भी व्यक्ति ना वो निर्णायक स्थिति खुद के रूप में प्राप्त नहीं कर सकता है। जैसे कियोतो हुलोलो मामला, इस मामले में क्या हुआ था कि जो आपने देखा होगा दल बदल कानून से संबंधित था। तो हम जानते हैं कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो इसकी क्या करता है, इसकी जांच करता है, और अगर सही पाता है तो वो किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो विधानमंडल का है या संसद का है, उसको उसकी सदस्यता से रद्द कर सकता है। कौन? लोकसभा का अध्यक्ष और विधायिका का जो मतलब विधानसभा के जो विधानसभा का अध्यक्ष है वो, उसके पास ये ताकत होती है। तो जब किहोतो हुलोहल का मामला गया तो वहाँ पे देखा गया कि जो लोगों को निलंबित किया गया, मतलब जिन लोगों की जो सदस्यता है उसको छीनी गई, वो गलत तरीके से थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पार्टी थी वही गलत थी, और यही कहा गया कि जो निर्णय दिया गया है किसके द्वारा, अध्यक्ष के द्वारा, वो उनकी खुद की पार्टी की तरफ झुकाव है। तो वही बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने से संबंधित मामले में निर्णायक नहीं हो सकता, उसके लिए हम बैठे हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को खंडित किया और बाद में कहा कि अब से जो लोकसभा का अध्यक्ष है या विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, उनकी जो भी कार्य प्रणाली है इस संबंधित मामलों में, वो उसका हम क्या कर पाएंगे, न्यायिक पुनरावलोकन कर पाएंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है नैसर्गिक न्याय को लेकर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है, 2 मिनट रुकिए, आइए देखिए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक की जिसका नाम है परिवर्तनकारी संवैधानिकतावाद, मतलब ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, फिर से बता रहा हूँ, ऐसे शब्द का यूपीएससी खोजती है और आपके एग्जाम में डाल देती है, तो वहाँ से क्या होता है, हमें समस्या हो जाती है। तो ऐसी समस्या ना हो इसके लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, तो ये क्या है परिवर्तनकारी संवैधानिकतावाद, क्या है ये, है ना, पहले समझेंगे, उसके बाद इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, थोड़ी बातें लिखनी है बस, उसी से जो भी क्वेश्चन आएगा हम लोग कर ले जाएंगे। लेकिन जब उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, फर्स्ट टाइम सामने आता है, तब थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, जैसे यहाँ क्या लिखा है, कार्ल क्लारे, ये कौन है, ये बोस्टन में नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के प्रोफेसर हैं। इन्होंने इस शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया था, किस शब्द का, यही परिवर्तनकारी संवैधानिकतावाद का। इसका क्या मतलब है, अभी तक अगर कहा जाए तो उच्चतम जो न्यायालय हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसने इस सिद्धांत को अभी स्पष्ट किया ही नहीं है कि है क्या। लेकिन कई मामलों में दिखता है कि कहीं ना कहीं परिवर्तनकारी जो संवैधानिकतावाद है वो
सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों में दिखता है। इसीलिए इस शब्द को आज डिस्कस करना जरूरी हो गया है। जैसे अगर बात करें एक केस की, नवतेज सिंह जौहर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज न्यायालय की भूमिका समाज के कल्याण के लिए संविधान के मुख्य उद्देश्य एवं विषय को समझाना है। ठीक है, तो समाज के कल्याण के लिए जो संविधान का मुख्य उद्देश्य है और विषय है, उसको समझाना ही सुप्रीम कोर्ट का कार्य है। ये बात कब कही गई? नवतेज सिंह जौहर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और हमारा संविधान ने क्या किया, ये जिम्मेदारी भी दिया है कि जो संविधान है उसकी व्याख्या कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? न्यायालय की जो समाज के कल्याण की भूमिका है उसमें संविधान के मुख्य उद्देश्य और विषय को समझाएगा। सीधी सी बात है। तो परिवर्तन जो कारी संवैधानिकतावाद है ये क्या है, अब आगे हम लोग समझेंगे। आइए देखते हैं। उड़िया भाई आप, जैसे हमारा संविधान समाज के कानून की तरह जीवंत जीव है। यह तथ्यात्मक एवं सामाजिक यथार्थ के पर आधारित है जो लगातार बदल रहा है। कभी कभी कानून में जो बदलाव राजनीतिक परिवर्तन से पहले होता है और सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने का प्रयोजन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परिवर्तनकारी संवैधानिकतावाद। जैसे मान लीजिए हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, कभी कभी कानून में जो बदलाव सामाजिक परिवर्तन से पहले होता है, मतलब समाज में अभी परिवर्तन नहीं आया है, ना समाज उसके प्रति ज़्यादा पागल हो रहा है, लेकिन कानून में परिवर्तन हो गया है। कानून पहले से उस चीज़ को सोच के बैठा है, ये हो सकता है। तो कभी कभी कानून में जो बदलाव सामाजिक परिवर्तन से पहले होता है और सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने का प्रयोजन भी होता है, तो उससे हम क्या करते हैं? समाज को प्रोत्साहित करते हैं। देखो इस टाइप के काम नहीं करने हैं आपको, पहले ही हमने बता दिया। तो ये होता है परिवर्तनकारी संवैधानिकतावाद। ठीक है, तथा कभी कभी कानून में बदलाव सामाजिक यथार्थ का परिणाम होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी फुल बात तो बताई नहीं है कि ये होता क्या है, लेकिन जो हम समझ पा रहे हैं वो यही समझ पा रहे हैं कि जो समाज में कानून है वह एक क्या है, हमारा संविधान जो है वो समाज के कानून का एक जीवंत जीव है। इस हिसाब से कभी कभी देखा जाता है कि संविधान मतलब समाज में अभी वो परिस्थितियाँ उत्पन्न नहीं हुई हैं, लेकिन हमें उस कानून की ज़रूरत पड़ रही है, मतलब उस संविधान की ज़रूरत पड़ रही है। तो इसी को कहते हैं परिवर्तनकारी संवैधानिकतावाद। तो इतनी बातें थोड़ा सा ध्यान रखना, काम हो जाएगा। इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है और ना ज़्यादा भटकने की। बोलिए, मामला ठीक है यहाँ पे, या फिर एक बार समझा दूँ? सुन लीजिए क्या है। ठीक है, हुआ क्या कि जो ये मामला आया नवतेज सिंह जौहर मामला, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजकल जो न्यायालय की भूमिका है, ठीक है, क्योंकि इसके पहले तो थी नहीं। ध्यान रखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक पुनरावलोकन का लेकर आया केशवानंद भारती केस में, तब से ये मामला उठा है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, वो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति रखेगा। यदि कोई भी विधेयक या कानून जब भी क्या करेगा बताइए, संविधान की जो मूल अधिकार है या मूलभूत संरचना है उसका उल्लंघन करेगा, तो वह कानून रद्द कर दिया जाएगा, है कि नहीं? तो उस हिसाब से जो आज का सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कर रहा है, समाज के कल्याण के लिए संविधान के मुख्य उद्देश्य और उसके विषय को समझा रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, जो कानून में बदलाव हो रहा है वो पहले हो जाता है सामाजिक परिस्थितियों के पहले। अब सामाजिक परिस्थितियां नहीं बदली हैं, लेकिन कानून में बदलाव हुआ और हमें पता चला कि हमें ये करना चाहिए, तो ये एक परिवर्तनकारी ही तो है। तो हमें संविधान को भी परिवर्तन करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो और कानून में परिवर्तन देखा जाए तो कहीं ना कहीं संविधान के तत्वों में भी परिवर्तन, तो इसीलिए इसको कहा गया है परिवर्तनकारी संवैधानिकतावाद, मतलब ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, इसलिए इसको भूलना नहीं है। सामाजिक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने का प्रयोजन भी होता है। ठीक है, मुझे लगता है बातें समझ में आ गई होंगी कि कभी कभी कानून में बदलाव सामाजिक यथार्थ का परिणाम भी होता है, क्योंकि समाज ऐसा चाहता है। ये तो बाद में होगा, लेकिन समाज के बदलने से पहले ही कानून बदल जाए, तो ऐसी बातों को हम लोग ये कहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है नॉन स्पीकिंग आदेश। ये क्या होता है? ठीक है, ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है नॉन स्पीकिंग आदेश, और इस पर हमें क्या करना है, अपने आप को बैठा के रखना है। ठीक है, छोटी सी बात, बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतनी बातें ध्यान रखिएगा। अगर कभी कभी आया तो हम लोग इस पर क्या कर पाएंगे,
बातें रख पाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या लिखा है। नॉन स्पीकिंग आदेश क्या है, मतलब नॉन स्पीकिंग ऑर्डर। एक नॉन स्पीकिंग अध्यादेश या आदेश में व्यक्ति अदालत द्वारा किए गए निर्णय के कारणों को जान नहीं पाता और ना ही यह जान पाता है कि निर्णय तक पहुंचने में अदालत ने क्या विचार किया है। मतलब अदालत जो भी निर्णय दे रही है उसमें हम यही नहीं जान पाते हैं कि अदालत ने अपने उस निर्णय तक पहुंचने में क्या क्या विचार किया। तो इसे बोलते हैं नॉन स्पीकिंग आदेश। मतलब सरकार ने कुछ बोला, मतलब न्यायपालिका ने कुछ बोला नहीं, सीधा आदेश दिया, अपने निर्णय तक पहुंच के। लेकिन किन कारणों से या अपने ऐसी कौन सी चीज़ें उसने देखी जिससे वो उस निर्णय तक पहुंची, क्या विचार किया, इसके बारे में हमें पता नहीं चल पाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, बस 2 मिनट रुकिए। अगला पन्ना देखिए क्या लिखा है। न्यायालयों के नॉन स्पीकिंग आदेश को उचित नहीं माना गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, अगर भैया मैं कौन हूँ, एक व्यक्ति हूँ और मुझे अपने खिलाफ जो भी बातें हुई हैं वो जानने का अधिकार है कि न्यायालय ने ऐसा क्यों कहा। जानने का अधिकार है कि नहीं। अगर नॉन स्पीकिंग आदेश आएगा तो ये उचित नहीं है, क्योंकि संवैधानिक लोकतंत्र में विधि के शासन के तहत यह एक तर्कपूर्ण, मतलब तर्कपूर्ण निर्णय अधिक महत्वपूर्ण होता है। ध्यान रखना, क्योंकि हम लोकतंत्र हैं, लोकतंत्र में जो शासन है वो हमेशा तर्कपूर्ण निर्णय की बात करता है, ना कि नॉन स्पीकिंग आदेश का। तो अगर कभी भी नॉन स्पीकिंग आदेश की बात की जाए तो आप सीधा बोलेंगे यह उचित नहीं है, इसे उचित नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये लोकतंत्र के जो विधि का शासन है उसके सिद्धांतों के खिलाफ है। इतना बता देंगे आप। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं हम लोग। अनेक मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकिंग आदेश को न्यायिक जवाबदेही एवं पारदर्शिता को बढ़ावा देने पर जोड़ता है। तो स्पीकिंग आदेश वही इम्पोर्टेंट है, नॉन स्पीकिंग आदेश इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बात सुप्रीम कोर्ट कहता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि जो न्यायिक जवाबदेही है और पारदर्शिता है उसको बढ़ाने से स्पीकिंग आदेश को जोड़ता है, और ये न्यायिक प्रशासन के प्रति लोगों के विश्वास को बनाए रखता है। ठीक है, लोग क्या करें, जो न्यायिक प्रशासन है या जो न्यायिक न्यायालय है, जो न्यायालय का कार्य है उसमें लोगों का विश्वास बना रहे। अगर नॉन स्पीकिंग आदेश आएगा तो लोग ना कटेंगे, पारदर्शिता नहीं रहेगी, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, स्पीकिंग आदेश के से अदालतों के निर्णय में स्पष्टता आती है और निरंकुशता की संभावना को कम कर देती है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जब स्पीकिंग आदेश आएगा वहाँ पे हमें पता होगा कि भैया न्यायालय ने किस आधार पे मुझे गलत ठहराया या किस आधार पे मुझे सही ठहराया, यह निर्णय मुझे पता है। तो क्या होगा, जो निर्णय आया है उसमें स्पष्टता रहेगी और निरंकुशता, मतलब कहीं ना कहीं जो न्यायपालिका है वो अपने आप में अपनी शक्ति का निरंकुश उपयोग करने से बचेगी और यह संभावना कम से कम होती है। इस बात को ध्यान रखना है। तो अगर आपसे मैं पूछूं स्पीकिंग आदेश ज़्यादा सही है कि नॉन स्पीकिंग आदेश, तो आप सीधा कहेंगे जो नॉन स्पीकिंग आदेश है वो कहीं ना कहीं उचित नहीं माना जाता है लोकतंत्र में। क्यों? क्योंकि जो लोकतंत्र का निर्णय होता है वो कैसा होता है, कल्याणकारी राज्य का। ठीक, और यहाँ पे निरंकुशता है उसकी कोई भी जगह नहीं है। इसीलिए अंत में कहा जाएगा कि नॉन स्पीकिंग आदेश से न्यायिक पारदर्शिता कम होती है तथा लोगों का जो विश्वास है वो न्याय प्रणाली में कम होता है। ठीक, अगर आपको ऐसा दिखे, ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे तो शानदार तरीके से लिख के आइएगा, इतना टॉपिक बहुत है। ठीक है, अगली बात हम लोग, जो अगला टॉपिक आएगा हमारा अगला सेशन, उसमें हम लोग बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, अधिकरणों के बारे में, ट्रिब्यूनल्स के बारे में, क्योंकि अगला टॉपिक हमारा वही है। और उसी के बाद 2 सेशन और आएंगे, 2 सेशन के बाद हमारी यूनिट नंबर 3 खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग प्रवेश करेंगे यूनिट नंबर 4 में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए और बस एक ही काम करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और बिल्कुल लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट।